हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जो हमने साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसमें हम कुछ पार्ट कर चुके हैं। उसी की ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बचे हैं हमारे, उनको आगे कवर करेंगे। तो जो हम कवर कर चुके थे उसमें से हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं वो है हमारे हम इसमें से स्ट्रक्चरलिज्म कवर कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। स्ट्रक्चरलिज्म कवर कर चुके हैं इसमें हम। ठीक है, ठीक है। साथ साथ बता देता हूँ इनकी शुरुआत किसने की थी। विलियम वुंड ने। फंक्शनलिज्म खत्म करा चुके हैं, विलियम जेम्स ने स्टार्ट किया था। बिहेवियरिज्म स्टार्ट कर चुके हैं जेबी वॉटसन ने। ठीक है, साइकोएनालिसिस स्टार्ट खत्म कर चुके हैं जो सिगमंड फ्रॉइड है। जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो एक बार पीछे वीडियो भी, इसलिए फर्स्ट वीडियो भी इसको देख सकती है। इस वीडियो ये जो साइकोलॉजी की सीरीज़ में हम सारी जो हमारी पैडागोजी है उसको कवर कराएंगे हम, जो मेनली जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स में आती है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम। तो इसमें हमारे जो बचे हैं वो गेस्टाल्ट है, ह्यूमनिस्टिक है और कॉग्निशन है। तो हमारे जो आज का टॉपिक का फर्स्ट है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल। तो इसमें शुरुआत करते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? मैक्स वर्दीमर ने। मैक्स वर्दीमर जी कहते थे कि जो साइकोलॉजी है एज ए होल, उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए? एज ए होल पढ़ना चाहिए। एज ए होल कैसे? कि वो कहते थे कि किसी भी चीज़ का जो है, किसी भी जो ह्यूमन प्रोसेसेस है या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है, वो क्या एज ए होल वर्क करती है। छोटी छोटी जो स्मॉल स्मॉल चीज़ में नहीं करती, वो एज ए होल वर्क करती है और उनको एज ए होल ही स्टडी करना चाहिए। उन्होंने इसलिए फेमस इनका एक वो भी था कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, तो इनने इतना ही कहा था कि द गेस्टोल्ट साइकोलॉजी प्रपोज दैट परसेप्शन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न एज अ होल। जितने भी परसेप्शन है, परसीव है, उसको सेंसरी इंफॉर्मेशंस का, तो जितनी भी फाइव सेंसेस है, जो जितना भी कुछ भी परसीव करती है ना, इनटू किसी मीनिंगफुल पैटर्न में, है ना, एज ए होल करती है। जैसे आपने कुछ चीज़ देखी, उसको चाहे वो चीज़ देखी हो छोटी छोटी चीज़ों में, बट एज ए उसको होल ही देखोगे आप इन जनरल। जैसे कि अगर मैं आपको ये डॉट्स बना देता हूँ, है ना, तो आपको इन जनरल देखोगे तो आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल देखोगे तो क्या है, ये डॉट्स है। बट एज ए होल ही देखोगे आप जैसे इसमें आपको इसने परसीव किया होगा, आपने इसको एज ए स्क्वायर या रेक्टेंगल ही परसीव किया होगा। इसी की बात वो करते थे। ठीक है, कि परसेप्शन ऑफ होल, कि जो भी चीज़ें हैं वो एज ए होल दिखती है हमें और एज ए होल ही हम उसको परसीव करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या क्या वो थी, जैसे इसमें आप देख सकते हो, एज ए आपको आपको ना देख के छोटे छोटे ट्राइंगल्स, छोटे छोटे सर्कल्स को ना देख के आप इसको एज ए होल एक 5-6 पॉइंटेड स्टार देख रहे होंगे, इनको उसको एज ए होल सर्कल देख रहे होंगे, कि जो इसको आप एज ए 5 पॉइंटेड स्टार को समझ रहे होंगे। ठीक है, ना ना कि छोटे छोटे ट्राइंगल को देख रहे होंगे, है ना, आपको एज ए स्टार दिख रहा होगा। ये जो बेस्ट जो उसका इनका वो था, वो इन्हें दिया था 5 फिनोमिना। इन्हें मेनली क्या क्या दिखाया था किसी भी चीज़ को, कि अगर हम, जैसे आपने देखा होगा ना कि दिवाली वाली जो लाइट होती है, दिवाली वाली लाइट होती है, लड़ी बोल देते हैं जिसको हम, उसमें लाइन से बहुत सारे बल्ब्स लगे होते हैं और एक बल्ब का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है। और हमें कैसे इन होल कैसे परसीव होता है कि लाइट ऐसे क्या क्या बोल सकते हैं कि एक साइकिल में चल रही है ना, आगे पीछे आगे पीछे। तो होता रियल में क्या हो रहा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें, तो एक जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं वो लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहे होंगे, और उसी को हम क्या कर रहे होंगे, ऐसे चल लाइट हमें चलती हुई दिखेगी, है ना। एक इस टाइप का एक ये एग्जांपल भी है, आपको आप देख सकते हो। जो आप इन सर्कल्स को देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे सर्कल सारे रोटेट कर रहे हैं। ये कुछ इल्यूजन्स की बात भी की थी इन्होंने। वो इल्यूजन्स क्या थे? ये यही इल्यूजन्स है, जैसे इनका आपने आप जनरल कार्टून्स में भी देखते हैं कि कार्टून्स जनरली छोटी छोटी फोटोज होती है और उनको बहुत सारे फ्रेम्स पर सेकंड चलाया जाता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो चल रहे हैं। वो इल्यूजन्स की बात भी गेस्ट होल्ड्स में की थी, है ना। गेस्टोल्स में आपको पता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे चिंपैंजीज वगैरह पे। कंट्रीब्यूशन एंड क्रिटिसिज्म क्या है? कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? कंट्रीब्यूशन गेस्टर्ड साइकोलॉजी चैलेंज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग परसेप्शन एज अ होलिस्टिक फिनोमिना, है ना।
इनने जो जितने भी चैलेंजेस थे इनके सामने उनको ख़त्म किया, और हमने एज ए जो जितनी भी हमारी परसेप्शन है, माइंड स्टडी ऑफ माइंड है, उसको एज ए होल स्टडी करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडिंग डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में इनका यूज़ होता है। क्रिटिसिज्म से क्या थे, इनने कुछ खास बायोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं दिए थे ना, कॉग्निशन प्रोसेस पे कोई बात ही नहीं करी थी, तो उसके बाद वही इनके क्या थे, क्रिटिक्स रहे। ठीक है, तो गेस्टवर्ड साइकोलॉजी में और दूसरा सबसे बड़े नेम किस किस के आते हैं, एक तो हमारा जो था वो ग्रिजिमर थे, इसके अलावा क्या था, वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर, पेन चेंज करता हूँ, पेन का कलर अगर अच्छे से विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तो वोल्फगैंग कोहलर हो गए और एक था कोफका। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने और कार्ल रोजर ने, जिसने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी दी थी। थ्योरी इनमें क्या कहते थे कि जो ह्यूमनिस्टिक है वो क्या कहते हैं, किसी इनेट ड्राइव या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वर्क करती है, ना कि किसी के जो बिहेवियर पहले से बन चुका है उसके ऊपर, है ना। जैसे कि बिहेवियरिस्ट कहते थे कि किसी भी बच्चे की जो उसका जो बिहेवियर है वो उसके इनेट एनवायरनमेंट जो उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में रहा है, बचपन में रहा है, उसी पे डिपेंडेंट रहता है, और जो उसकी फुल पर्सनल ग्रोथ है वो उसी पे ही डिपेंडेंट रहेगी, जो उसका एनवायरनमेंट रहा। पर इन्होंने उस चीज़ को नकारा, और इस पे इन्हें क्या बोला, उसने बोला कि किसी बच्चे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करा के कि वो क्या है, वो कैसे क्या कर सकता है, या फ्री विल से, मोटिवेशन से, फ्री विल से, मोटिवेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बता सकते हैं उसको, और उसको उसकी क्या बोल सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, और उसकी फुल पोटेंशियल तक उसको पहुंचा सकते हैं, है ना, उसको फुल पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं। तो बिहेवियर्स क्या कहते थे कि किसी बच्चे का जो भी जो उसका पोटेंशियल है वो बन चुकी है उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। पर ये क्या कहते थे कि किसी बच्चे का अगर वो लाइफ के नेक्स्ट आगे स्टेजेस पे अगर उसके अंदर विल आती है कुछ करने की, मोटिवेट होता है वो करने के लिए, तो अपनी फुल पोटेंशियल को रीच कर सकता है अपने ऊपर काम करके। अपने ऊपर काम करने से रिलेटेड ही इनने जो हमारे जो ये कार्ल रोजर्स थे, इनने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या कहता था, जो क्लाइंट अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुका है ना, और या जो क्या बोल सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो इंट्रोस्पेक्शन करके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर सकता है, किसी भी थेरेपिस्ट के साथ बातचीत करके, जो एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, और उसको उन जो पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिड्यूस करके जो उसकी नई सेल्फ एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्रिटिक्स थे और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे। क्रिटिक्स क्या क्या थे इसके, क्रिटिक्स थे कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एम्फसाइज ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, जो भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है ऑफ इंडिविजुअल, एंड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल एजेंसी एंड ह्यूमन पोटेंशियल। इनने जितना भी काम किया वो ह्यूमन पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए किया। इन्फ्लुएंस काउंसलिंग को इन्फ्लुएंस किया, एंड थेरेपी अप्रोच, जिससे किसी भी बच्चे की, किसी भी पर्सन की क्या हो सकती है, हमारी साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उनको ख़त्म करके वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकता है और अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकता है। क्रिटिसिज्म क्या रहे इनके, दे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर एंड एम्फेरिकल एविडेंसेस। इनने कोई एम्फेरिकल एविडेंस नहीं था इनके पास, ना ही कोई साइंटिफिक स्टडी करी इनने लेबोरेटरी में जाके। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड इंट्रोस्पेक्शन में बहुत ज़्यादा जोर दिया इनने। सम ऑल्सो क्वेश्चन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द कल्चर, और इनका जो वो था उस पर हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और डिफरेंट कल्चर में उनको अप्लाई करने के लिए को लेके लोगों ने इसको बोल सकते हैं, इनको क्रिटिसाइज किया कि हम इनकी जो ये है हर कल्चर में, हर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी में अपना लास्ट बचा है कोग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, एक तो इसमें भी बता दूँ, दो नेम से हम डिस्कस कर चुके हैं। कोग्निटिव साइकोलॉजी में जितने भी हमने न्यू थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी है, जैसे पियाजे की थ्योरी थी, है ना, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी, है ना, ये नोम चॉम्स्की की है, वो सारी हम कोग्निटिव थ्योरीज में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ेंगे हम। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी की शुरुआत की जो फाउंडर थे वो क्या थे, उरिक नाइजर थे और जॉर्ज मिलर थे। ये क्या कहते थे कि जो कोग्निटिव प्रोसेसेस है एक्नॉलेज एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल मेंटल स्टेट। इंटरनल मेंटल जो स्टेज है उसकी उस पर डिपेंड करता है कि कोई बच्चा कैसे किसी अपनी मेमोरी को बनाता है। ठीक है, कि वो कैसे क्या करेगा, मेमोरी कैसे बनाएगा, कि कुछ पहले परसीव करेगा अपने सेंसेस से, फिर उसकी मेमोरी बनेगी, अटेंशन, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग।
ठीक है, कि मेनली वो क्या करेगा, पहले पहले वो परसीव करेगा, परसीव करने के बाद वो अपनी मेंटल में स्टोर करेगा, और मैं स्टोर करेगा तो, और स्टोर करने के बाद उसको रिट्रीव करेगा, है ना। तो वो इसको इस पे इस चीज़ पे इनको बोल सकते हैं कि इस पे बात करी उनने, ठीक है, कि जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, तो वो जो इतनी मेंटल प्रोसेस हैं वो कैसे काम कर रही होती है, कि एज ए होल काम कर रही होती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो रहा होगा। जैसे पहले परसीव करेंगे, फिर मेमोरी बनाएंगे, और फिर अलग अलग चीज़ें बात होंगी। उन्हीं चीज़ों से क्या आती है, हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, स्टोर होती है, इसके बारे में मैंने बात की अभी। दूसरे ने बात की इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की क्या है, कि जो हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, वही चीज़ अभी हमने बात करी, उसी वो यही चीज़ ये है। कोग्निटिव प्रोसेस साइकोलॉजिस्ट ऑफन यूज कंप्यूटर मेटाफर्स टू कंसेप्चुअलाइज द माइंड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो हमारे माइंड को क्या क्या बताया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बताया। दे प्रोसेस दैट द माइंड एनकोडेड स्टोर रिट्रीव इंफॉर्मेशन थ्रू द कोग्निटिव प्रोसेसेस। हमने जो हमारी कॉग्निशन की जो प्रोसेसेस हैं, उसमें हमारी ये जितनी भी हमारी मेमोरी बनती है, या फिर जो भी हम परसीव करते हैं उसको कैसे कैसे स्टोर करते हैं, वो उनके बारे में जो प्रोसेस है उसको हम कोग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्या क्या बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन रहा। तो कोग्निटिव साइकोलॉजी रिवोल्यूशनाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मेंटल प्रोसेस, rigor and scientific manner, and practical application in the field of education, human computer interaction and क्लिनिकल साइकोलॉजी। जितनी भी साइकोलॉजी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो हमारा किसका मेनली हम कर रहे होंगे, कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव साइकोलॉजी का हम चाइल्ड साइकोलॉजी जितनी पढ़ते हैं वो कोग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो वो जितनी भी मेंटल प्रोसेस हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे इसके बच्चे का स्कीमा बन रहा है, उसको बात बात फिर उसी के अकॉर्डिंग उसके बच्चे को पहचान पा रहा है, ये सब क्या है, हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट ही है, ठीक है। क्रिटिसिस क्या है कि इनने जो माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, उनके बारे में कोई बात नहीं की। बच्चों के जो इमोशंस है, या फिर लोगों के मोटिव इमोशंस है, या अदर बोल सकते हैं कि वो है फीलिंग्स है, उसके बारे में इनने कोई बात नहीं की। यही इनके क्या है, क्रिटिक्स रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारे मैं ख़त्म करता हूँ अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के सेकंड पार्ट को। हम नेक्स्ट जो स्टेप टॉपिक करेंगे इस सीरीज़ में वो होगा हमारा मेथड ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स हम यूज़ करते हैं मतलब। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।